हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें बेसिकली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंसेस समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंसेस समझेंगे। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग काफ़ी अहम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मेटल्स लस्चरस क्यों होते हैं, उनमें एक धात्विक चमक क्यों पाई जाती है, मेटल हार्ड क्यों होते हैं, मेटल डक्टाइल क्यों होते हैं, मेटल्स मेलेबल क्यों होते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं वो, उनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनकी डेंसिटी हाई क्यों होती है, वो सोनोरस क्यों होते हैं, उनके ऑक्साइड्स किस तरह के नेचर रखते हैं, एसिडिक नेचर रखते हैं या बेसिक नेचर रखते हैं। इस तरह के सवालों का जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले बारी बारी से इन्हीं के बेसिस पे सारे डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं और सारे सवालों का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्यारा पीरियोडिक टेबल है। इसमें ब्लू कलर से जो आप रंगे हुए देख रहे हैं वो सारे मेटल्स हैं। ये सारे मेटल्स हैं, ये पूरा पोर्शन आपका मेटल को रिप्रेजेंट करता है और इनकी संख्या लगभग 90 के आसपास आती है। ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हैं इस साइड में और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, इसे हम लोग नॉन मेटल्स के नाम से जानते हैं। जनरली ये पी ब्लॉक में लाई करते हैं और एस और डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मेटल्स होते हैं। और बीच वाले जो ये जिगजैग लाइन में आप देख रहे हैं, ये जिगजैग लाइन वाला ये मेटलॉइड्स है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी हम लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच पे क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे फोकस करना है। आइए समझते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। बहुत सारे एक्सेप्शंस को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ जाते हैं। आइए समझते हैं सारे प्रॉपर्टीज़ को। तो जो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, वह उनके लस्ट्रस प्रॉपर्टी को लेकर के है, उनके अपीयरेंस को लेकर के है। जितने भी मेटल्स हैं उनकी अगर फ्रेशली कट सरफेस ले लें, ताज़ा कटा हुआ सरफेस ले लें, तो वो काफ़ी शाइनी होते हैं, काफ़ी चमकदार होते हैं। धातुओं में एक खास तरह की धात्विक चमक पाई जाती है, लेकिन नॉन मेटल्स में इस तरह का कोई चमक नहीं रहता, उनकी सरफेस डल होती है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, हर एक केस में हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे और वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। एक्सेप्शन हमारे पास है नॉन मेटल में आयोडीन और ग्रेफाइट। पेंसिल की जो नोक होती है वो काफ़ी चमकदार होती है, तो वो ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कि एक नॉन मेटल है। कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है वो, तो एक नॉन मेटल है वो। और उसी तरह से आयोडीन है, उसकी सरफेस काफ़ी चमकदार होती है। ये नॉन मेटल के एक्सेप्शन हो गए। मेटल में हमारे पास एक्सेप्शन है कि लेड जो है उसका उतना ज़्यादा चमकीला सरफेस नहीं होता है, उनका सरफेस डल अपीयरेंस देखने को मिलता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा, सर कि धातुओं की जो सतह जो होती है इतनी चमकदार क्यों होती है, इतनी चमकीली क्यों दिखाई देती है, लेकिन नॉन मेटल्स की ऐसी नहीं होती है। तो बेसिक इसका जो रीज़न देखने को मिलेगा आपको हायर स्टडीज़ में, वो पाएंगे कि मेटल्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो काफ़ी लो होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं 11वीं क्लास में। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हुआ किसी भी गैसियस एटम और आयन से बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी या तो आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन गैसियस एटम और आयन। किसी भी गैसियस एटम और आयन के बाहरी सेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है काफ़ी लो होती है। थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो इनके बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इजेक्ट हो जाते हैं। तो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो तुरंत इजेक्ट हो जाएंगे, एनर्जी गेन करेंगे और वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। ज़्यादा समय तक वो वहाँ नहीं रह पाते हैं, वो तुरंत अपनी स्टेबल स्टेट में आना चाहते हैं, तो वो तुरंत अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, तभी तो वो लोअर हाई एनर्जी से लो एनर्जी में पहुंचेगा। तो अपनी एनर्जी लूज करता है इलेक्ट्रॉन ईएमआर के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में। और इसी के करस्पॉन्डिंग एक हमें वेवलेंथ दिखाई देती है लाइट की, और इसी से धातुओं में एक विशेष तरह की चमक दिखाई देती है। ये कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ईएमआर क्या होता है, ये
आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में 11वीं क्लास में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बेसिक मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि धातुओं में ये चमक उनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से होती है, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही वीक होती है, बहुत ही लो होती है। तो थोड़े से ही भी लाइट एनर्जी में ही वो एक्साइट कर जाते हैं और उनमें एक धात्विक चमक देखने को मिलती है। नॉन मेटल के केस में उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो पाएगा और तब जाके एक खास तरह का रेडिएशन इमिट होगी और उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक वेवलेंथ दिखाई देगा, जिसके करस्पॉन्डिंग एक कलर हमको देखने को मिलेगा। तो ये बातें आपको समझ में आई हों, आई होप। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी की ओर समझते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी की ओर बात करते हैं। मेटल्स में आपको मेटालिक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं मेटालिक बॉन्ड्स पाए जाने की वजह से। इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है। तो इस वजह से क्योंकि उनके बीच इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल्स हैं, तो मेटालिक बॉन्डिंग उनमें पाया जाता है। वहीं दूसरी और नॉन मेटल्स में इस तरह का कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिलता, उनमें एक वीक वंडरवाल फोर्सेस देखने को मिलती है, जो काफ़ी लो एनर्जी और काफ़ी कम अमाउंट ऑफ हीट में ही वो टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। इसलिए उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इन कंपैरिजन टू मेटल्स बहुत ही कम होती है। तो ये बात कर ली हम लोगों ने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, कि मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग के फोर्सेस पाए जाते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में हमें वीक वंडरवाल फोर्सेस देखने को मिलते हैं। आइए तीसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वह है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितने भी मेटल्स हैं उनकी बाहरी कक्षा में आपको 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। जैसे मान लेते हैं सोडियम लेते हैं, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसे हम लोग मेटल के कैटेगरी में रख सकते हैं। उसी तरह से मैग्नीशियम लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 12, बाहरी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 2 दिखाई देगा, तो 1, 2 ये मेटल्स के कैटेगरी में भी ये आएगा। एल्युमिनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका 2, 8 एंड 3, बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये भी मेटल के कैटेगरी में आएगा। उसी तरह से आप लिथियम ले सकते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 2 एंड 1, बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटल्स के कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की बात करें एटॉमिक नंबर 1, इसका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 2, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। क्या है? नॉन मेटल्स। ये हमारा एक्सेप्शन है, इन्हें हम लोग मेटल्स नहीं कहते हैं, हालांकि इनकी बाहरी सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इन्हें हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो उनके बाहरी सेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग क्लोरीन लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8, 7, बाहरी सेल में हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। उसी तरह से अगर हम लोग ले लें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा नॉन मेटल हो गया। नाइट्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 7, तो 2, 5, बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। कार्बन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 6, तो 2, 4, बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नॉन मेटल कहलाएगा। हालांकि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन ये जनरली आपको नॉन मेटल की कैटेगरी में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, अपना डुप्लीट में खुश रहे, या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, अपना ऑक्टेट पूरा कर दे, उसमें भी खुश रह सकता है। तो ज़्यादा आसान क्या होता है? ज़्यादा आसान होता है किसी से ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उससे आसानी होती है इसको, आगे हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। तो ये इसलिए क्या है, ये नॉन मेटल कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से आप मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनके बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर, जिसमें बाहरी सेल में 4, 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो उसे नॉन मेटल कहेंगे, और जिसके बाहरी सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग मेटल्स कहेंगे। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे कि अभी बताया मैंने, हाइड्रोजन और हीलियम, ये बाहरी सेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लेकिन ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेलिएबिलिटी, आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता का मतलब हुआ पतले चादर के रूप में कन्वर्ट कर देना। तो मेटल्स जो होते हैं उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि लोहे की चादर देखते हैं आप, एल्युमिनियम की शीट्स देखते हैं, बहुत ही पतली पतली शीट्स देखते होंगे। तो वो क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो मेलेबल होते हैं। जैसे, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है,
जैसे कि जिंक, सोडियम, मरकरी, ये सब। सोडियम तो बहुत ही मुलायम होता है, उसकी पतली चादरें बना ही नहीं सकते। मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। जिंक उतनी ज़्यादा उसमें फोर्सेस, वीक फोर्सेस होती हैं, तो वो टूट जाता है बीच में ही, तो उतनी चादरें, लंबी लंबी चादरें नहीं बना सकते हैं। इसके पीछे वजह क्या दे सकते हैं हम लोग कि क्यों ऐसा पॉसिबल है। मेटल के केस में हम चादरें बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं मलेबल नहीं होते, उनकी चादरें नहीं बना जा सकती हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हमारे पास कार्बन फाइबर हैं, उनकी लंबी लंबी चादरें भी पॉसिबल हो सकती हैं कार्बन फाइबर की। तो अब सवाल उठता है कि मेटल्स जो हैं वो मेलेबल क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मेटल्स होते हैं वो एक मेटल आयंस, या जिसे हम लोग कर्नल्स कहते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के समुद्र में तैरते रहते हैं। उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं। मेटालिक बॉन्ड्स से अट्रैक्शन फोर्सेस से वो जुड़े रहते हैं, और वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जब हम इस मेटल सरफेस पर कोई स्ट्रेस बाहर से अप्लाई करेंगे, तो जो पोजीशन होगी मेटालिक कर्नल्स की एक दूसरे से, वो शिफ्ट हो जाएगी। वो वहाँ से ब्रेक होकर के नहीं चले जाएंगे, बल्कि उनकी पोजीशन क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। जो पहले पोजीशन में था वो अब दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो कर्नल की जो इन्वायरमेंट है वो चेंज नहीं होती है। जो इन्वायरमेंट है कर्नल की वो चेंज नहीं होती, इसलिए जो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करती है, सिर्फ कर्नल को एक जगह से दूसरी जगह हटा देती है, और इस तरह से जो हमारी मेटल्स की सरफेस है वो चपटी होती चली जाती है, एक चादर के रूप में कन्वर्ट होती चली जाती है, लेकिन जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बनी की बनी रहती हैं। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेन कर पाती हैं और लंबी लंबी चादरों के रूप में कन्वर्ट की जा सकती है। वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो उनमें वंडरवार फोर्सेस होते हैं, वीक वंडरवार फोर्सेस होते हैं। थोड़ा सा भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो टूटना शुरू कर जाएंगे और उनकी चादरें बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो एक्सेप्शन आप ध्यान से देखेंगे कि एक्सेप्शन क्या हमारे पास मेटल में, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब मुलायम होते हैं, तो ये एक्सेप्शन हो गए हमारे। मरकरी लिक्विड है, जिंक उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं कर पाता, वो टूट जाता है बीच में। एक कार्बन फाइबर है, उसका हम लोग नॉन मेटल में पतला चादर में बना सकते हैं। आइए समझते हैं डक्टिलिटी के बारे में। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता। तन्यता का मतलब हुआ कि कोई सब्सटेंस जिसको हम लोग खींच करके लंबा तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच या मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। पतले तार में कन्वर्ट करने की जो क्षमता होती है मटेरियल के अंदर, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, उनको आप पतला तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया कि उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहते हैं, मेटालिक फोर्सेस रहते हैं, तो उनको आप पतला तार में, चादर में, फिर पतला तार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इसमें भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि जिंक, मरकरी, तो इन सब की हम लोग तार नहीं बना सकते हैं। और अगर हम लोग नॉन मेटल में एक्सेप्शन देखें तो कार्बन फाइबर जो है एक एक्सेप्शन है, इसकी हम लोग लंबी लंबी तारें बनाते हैं, केबल्स बनाते हैं कार्बन फाइबर की। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं आप। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इतनी ज़्यादा मेटालिक फोर्सेस है और स्लाइडिंग हो रही है एटम्स के बीच में, और काफ़ी ज़्यादा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है उनके बीच में। हालांकि हमारे पास नॉन मेटल में भी एक मतलब ऐसा काफ़ी मतलब यूनिक मेटल है जो इतना ज़्यादा डक्टाइल है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। टंगस्टन की जो वायर होती है, आप उसको इतना दूर तक खींच के इतना पतला तार बना सकते हैं कि वो दिखाई भी नहीं देगा, इनविजिबल वायर जैसा वो हो जाता है, बहुत ही पतला हो जाता है जो अब दिखाई भी नहीं देगा। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी। इसके पीछे भी वजह हम लोग क्या देंगे कि क्यों डक्टाइल होते हैं मेटल्स, क्योंकि उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक फोर्सेस होती हैं और काफ़ी ज़्यादा सस्टेन कर जाते हैं प्रेशर को, और इस वजह से वो काफ़ी। नेक्स्ट जो हमें बेसिक डिफरेंस देखना है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, वह उनके कंडक्टिविटी को लेकर के है। जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सवाल यहाँ उठता है कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं और ऐसा क्यों होता है, मेटल्स कंडक्टर क्यों होते हैं। तो इसके पीछे जो वजह है वह है उनमें पाया जाने वाला फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर में फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए अवेलेबल होते हैं। नॉन मेटल के केस में फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पाए नहीं जाते हैं, हालांकि उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उनमें फ्री नहीं रहते हैं जो करंट को ढो सके। दूसरी ओर अगर हम इनके मेटल्स के सॉलिड स्टेट की बात करें तो उनमें एक पार्टिकुलर आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिनमें आपको एक फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, वॉइड्स देखने को मिलेंगे,
और उनकी वजह से कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है। लेकिन नॉन मेटल के केस में अधिकतर तो आप देखेंगे कि गैसेज हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें सॉलिड स्टेट की, जैसे हम सल्फर फास्फोरस की बात करें, तो उनमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल होते हैं उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो जिस वजह से वो करंट को, हीट को कैरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे पास एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ग्रेफाइट, बहुत सारे गैसेज ऐसे हैं जिनसे करंट पास की जा सकती है। तो ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक है, अगर दोनों तरफ पेंसिल की नोक को छील दिया जाए और उनसे करंट पास कराया जाए तो करंट आसानी से पास हो जाती है। हालांकि ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल है। उसी तरह से हमारे पास टंगस्टन एक मेटल है, लेकिन ये बेड कंडक्टर होता है क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होता है। इसलिए हीटर्स वगैरह में हम लोग टंगस्टन वायर का इस्तेमाल करते हैं ताकि बहुत ही तेज़ी से ये हीटेड हो जाए और खाना हमारा पक जाए। उसी तरह से बल्ब में भी हम लोग टंगस्टन वायर का इस्तेमाल करते हैं, ग्लो करती है बल्ब, जिसकी वजह से रोशनी हमें दिखाई देती है। आइए समझते हैं नेक्स्ट बेसिक डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट जो बेसिक डिफरेंस है वो उनके स्टेट्स को लेकर के है। जितने भी मेटल्स हैं जनरली आपको सॉलिड स्टेट में दिखाई देंगे, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन है, गैलियम और मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में दिखाई देते हैं। ये मेटल्स हैं लेकिन ये लिक्विड स्टेट में है। नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में मिल सकते हैं हमें, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। गैसेस में हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सारी गैसेस हैं। लिक्विड में हमारे पास ब्रोमीन है। सॉलिड में हमारे पास कार्बन, फास्फोरस और सल्फर है। तो ये सारे हमारे पास उनके स्टेट्स के बारे में बेसिक डिफरेंस हुआ। आइए समझते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में। नेक्स्ट जो बेसिक डिफरेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो मेटल्स होते हैं उनकी हमेशा से चाहत होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्यों ऐसा करना चाहते हैं वो? क्योंकि अगर हम मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप समझिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके घर से बाहर चला जाए तो ये काफ़ी अपने आप को अच्छा महसूस करेगा, काफ़ी स्टेबल महसूस करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट फुलफिल है। कोई भी एटम अपना चाहता है कि मेरा घर भरा रहे, मेरा ऑक्टेट पूरा रहे, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ज़्यादा पसंद करेगा, बशर्ते इसके कि कोई इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। 7 इलेक्ट्रॉन देना काफ़ी मुश्किल काम है, 1 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज़ करना काफ़ी आसानी से कर देगा। और इसकी अनाइजेशन एनर्जी भी काफ़ी कम होती है, इंथैल्पी भी कम होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। और 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करने के बाद जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो दैट मीन्स हम लोग सीख रहे हैं क्या, कि जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा पसंद करते हैं और फिर वो कटायन बनाते हैं। ये हमारा क्या बन गया? सोडियम कटायन, सोडियम कटायन। उसी तरह से अगर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये देना पसंद करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा तो इसके पास Mg2+, 2 आयन्स आ जाएंगे, तो ये हमारा मैग्नीशियम कटायन हो गया। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कटायन बनाते हैं और हमेशा ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, बशर्ते 6 इलेक्ट्रॉन लेना। 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना काफ़ी मुश्किल काम होगी, काफ़ी हाई एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तब जाकर के ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, जो कि प्रैक्टिकली उतना संभव भी नहीं है। तो ये हमारा जो बेसिक डिफरेंस था। नॉन मेटल्स की बात करें, अगर हम लोग मान लेते हैं क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 17, बाहरी सेल में 287, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 रास्ता इसके पास है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, 8 पूरा कर दे, खुश हो जाए, या तो 7 के साथ दे दे और फिर ये इस तरह से खुश रह जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, 7 देना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। 1 ले लेगा, काफ़ी आराम से ले सकता है 1। तो इसलिए क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हमारा एनायन कहलाया। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो एनायन बनाना पसंद करते हैं, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं ताकि अपना घर पूरा कर सकें, खुश रह सकें, स्टेबल रह सकें। उसी तरह से अगर हम लोग और एग्जांपल लें, उसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया, बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 लेना पसंद करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी चाहत होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो ये 2O2- के रूप में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये ऑक्साइड आयन बनाया, ऑक्साइड आयन या एनायन बनाया। तो जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं वो एनायन बनाना पसंद करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, और मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पसंद करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस था, इस चीज़ को आपको समझना होगा। क्यों करते हैं आपने इस चीज़ को देखा, ताकि ये अपनी ऑक्टेट पूरा कर सके। लेना देना सिंपल एक मैथमेटिकल चीज़ है जिससे आप समझ गए। आइए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट चीज़ को।
अगला जो बेसिक डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें वह उनके हार्डनेस को लेकर के। जितने भी मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं नेचर में, काफ़ी कठोर होते हैं क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग होती है, एक प्रॉपर क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर होता है उनका, काफ़ी हार्ड होता है उनका स्ट्रक्चर, काफ़ी पैक्ड होते हैं वो। लेकिन हमारे पास एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, गैलियम। तो ये सारे हमारे क्या हैं, अपवाद हैं मेटल्स में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इनमें पानी ना डालें, पानी से इन्हें दूर रखें। काफ़ी ज़्यादा भड़कीले हो जाते हैं पानी के साथ में, काफ़ी भड़क जाते हैं, काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, काफ़ी विस्फोटक रिएक्शन हो जाता है। तो काफ़ी बच के रहें इनसे, पानी से बचा के रखें, इसलिए इनको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। मरकरी की बात करें तो ये लिक्विड स्टेट में, गैलियम ये भी लिक्विड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो जनरली वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है डायमंड। आप देख सकते हैं डायमंड कितना कठोर है, हालांकि ये नॉन मेटल है लेकिन बहुत ही कठोर पैकिंग होती है इनमें, काफ़ी क्लोज पैकिंग होती है। और ये दुनिया का सबसे प्राकृतिक कठोर पदार्थ है। इस बात को आप ध्यान दें, मैंने कहा प्राकृतिक, आर्टिफिशियल की बात मैंने नहीं की है। ये काफ़ी प्राकृतिक कठोर पदार्थ होता है। तो ये हम लोगों ने हार्डनेस की बात की। आइए नेक्स्ट डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वह उनके सोनोरिटी के प्रॉपर्टी पर देखने को मिलता है। जितने भी मेटल्स हैं वो सोनरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस नहीं होते हैं। इसलिए जो स्कूल की घंटियाँ होती हैं वो लोहे की बनी होती हैं, ताकि एक अधिक आवाज़ उत्पन्न हो सके, जिससे बच्चे को सुनाई दे सके क्लासरूम तक। तो ये हम लोगों ने उनके धात्विक चमक के बारे में बात की थी पहले। अब हम लोगों ने धात्विक ध्वनि के बारे में बात कर रहे हैं कि धातुओं में एक खास तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग मेटालिक साउंड के नाम से या सोनोरिटी के नाम से जानते हैं। तो ये देखने को मिलेगा आपको मेटल्स में, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड होते हैं। उनके सरफेस पे जब आप किसी से हीट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उत्पन्न होगी, लेकिन नॉन मेटल्स में चूँकि वो सॉफ्ट होते हैं तो उनसे आवाज़ें नहीं निकलती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की। जितने भी मेटल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ पाया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को कितना समय तक आप होल्ड करके रख सकते हैं, मतलब कितना स्ट्रेस आप अपने ऊपर होल्ड करके रख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स काफ़ी ज़्यादा लोड को होल्ड करके रख सकते हैं, काफ़ी भार सह सकते हैं। लेकिन मरकरी और जिंक हमारे ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शन है, इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है। नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है, काफ़ी वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। लेकिन कार्बन फाइबर एक एक्सेप्शन है। आप समझते होंगे कपड़े सुखाने के लिए रस्सियाँ होती हैं, नायलॉन की बनी होती हैं, कार्बन फाइबर्स होते हैं जनरली वो। उसी तरह से आप क्रेन वगैरह देखते होंगे, उनमें जो इस्तेमाल किए जाते हैं तो काफ़ी मतलब मजबूत होते हैं। कार्बन के फाइबर्स काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी लोड को और स्ट्रेस को सह सकते हैं ये। नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिक डिफरेंस है वह उनके एमपी और बीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, मेटालिक फोर्सेस पाए जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन हमारे पास है मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पर। गैलियम और सीजियम भी एक्सेप्शन हमारे हैं। नॉन मेटल्स की जितने भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो उनकी कम होती है, लेकिन एक्सेप्शन हमारे पास फिर भी है। सिलिकॉन, कार्बन, बोरॉन ये सब हमारे नॉन मेटल्स हैं जिनकी एमपी बीपी थोड़ी हाई होती है। नेक्स्ट जो बेसिक डिफरेंस हमें देखना है ऑक्साइड फॉर्मेशन को लेकर के। जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। जैसे कि अगर आप एक मेटल का ऑक्साइड ले लें, सपोज हम लोगों ने ले लिया सोडियम का ऑक्साइड Na2O। अगर आप इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो यह एक बेस बना देगा NaOH। तो चूँकि ये हमें बेस दे रहा है इसलिए ये बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। लेकिन इसमें भी हमारे बहुत सारे अपवाद हैं, जैसे कि CrO3 ये मेटल का ऑक्साइड है लेकिन ये बेस नहीं देता है। Mn2O7 ये भी हमारा मेटल का ऑक्साइड है लेकिन ये बेसिक कैरेक्टर को नहीं शो करता। कुछ हमारे पास ऐसे भी मेटल्स हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, लेड और जिंक। ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड उस तरह के ऑक्साइड को कहते हैं जिनमें एसिडिक कैरेक्टर भी हो और जिनमें बेसिक कैरेक्टर भी हो। उसी तरह से अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं। जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये हमारा कार्बन नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड हम लोगों ने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। इसे जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आपको कार्बोनिक एसिड मिलेगा। उसी तरह से अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड ले लें और उसे वाटर में डिजोल्व करें तो आपको सल्फ्यूरस
और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आप अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आपको एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई दे आर एसिडिक इन नेचर। लेकिन इसमें भी बहुत सारे अपवाद हैं, जैसे कि वाटर है, यह भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड ले लिया हम लोगों ने, लेकिन ये ना एसिडिक है ना ही बेसिक है। जनरली दोनों ही प्रॉपर्टी शो कर सकता है लिटिल बिट। ये न्यूट्रल होता है हमारा वाटर। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, ये भी हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है। उसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें, उसी तरह से डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, तो ये सारे हमारे अपवाद हो गए। नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे लास्ट प्रॉपर्टी देखने को मिलती है वह ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। जितने भी मेटल्स हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करते हैं, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, इसलिए नॉन मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं। इन सब के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन बेसिक जो डिफरेंसेस आपने समझी वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। आपने मेन रीज़न समझा कि क्यों मेटल्स डक्टाइल होते हैं, क्यों मेटल्स मेलेबल होते हैं, क्यों मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, क्यों मेटल्स सोनरस होते हैं, क्यों मेटल्स कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये बेसिक चीज़ आपको समझना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। किसी तरह का अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।